पिछली क्लासों में हमने इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स को समझ लिया है। अब हम इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करेंगे, जिसमें हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। हमने जब बेसिक समझा था उसमें तो हमने जाना था वर्ड के बारे में कि वर्ड क्या है। लेटर्स का अर्थपूर्ण रूप में एक सुव्यवस्थित समूह होता है और ये वर्ड जो है ये 8 प्रकार के होते हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसमें से हमने देखा था पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच था नाउन। तो आज हम अब नाउन को शुरू करते हैं और नाउन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि संसार की सभी चीज़ों को, यानी ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें फैली हुई हैं, इन सभी चीज़ों को हमें बेहतर रूप से जानने के लिए उनको एक नाम देना पड़ता है। तो हम ब्रह्मांड की सभी चीज़ों को वैसे हम सामान्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 चीज़ों के माध्यम से हम उन्हें दर्शा सकते हैं। जैसा कि एक हम पर्सन में सभी सजीव चीज़ों को रख सकते हैं, पर्सन जिसे हम हिंदी में व्यक्ति कहते हैं, और वस्तु में जो सभी निर्जीव चीज़ें हैं उनको रख सकते हैं, और किसी स्थान को यानी प्लेसेस के रूप में हम, ये भी निर्जीव में ही आएगा, और किसी चीज़ को मतलब प्लेस के रूप में हम दर्शा सकते हैं। इन 3 चीज़ों के माध्यम से हम सभी मूर्त चीज़ों को दर्शा सकते हैं। यानी मूर्त मतलब जिनको हम छू करके महसूस कर सकते हैं या जिनका एक स्पष्ट रूप होता है, ऐसी चीज़ों को हम मूर्त चीज़ें कहते हैं। कंक्रीट चीज़ें कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम कंक्रीट कहते हैं, यानी जिनका मूर्त रूप होता है, जिन्हें छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, जिनका एक निश्चित आकार होता है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं। उन चीज़ों को हम इन तीनों चीज़ों में नहीं रख सकते हैं। वैसे हम चाहें तो उसको भी वस्तु के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि वस्तु की परिभाषा एक विस्तृत परिभाषा होती है, जिसमें हम अमूर्त चीज़ों को भी रख सकते हैं। जैसे कि अमूर्त चीज़ों में वो चीज़ें आती हैं जिनका कोई निश्चित रूप नहीं होता है, जिनका कोई निश्चित रूप, आकार, ये सब नहीं होता है। हम उनको जो है स्पर्श करके नहीं देख सकते, सिर्फ उनको महसूस किया जा सकता है। ऐसी भी चीज़ों को हमें नाम देने की आवश्यकता होती है। ऐसी चीज़ों जैसे विचार हुआ, किसी चीज़ का क्वालिटी हुआ, ठीक है, किसी चीज़ का दोष हुआ, तो इन चीज़ों को भी हम नाम देते हैं। तो जितनी प्रकार की बातें की हमने, पर्सन, प्लेस, थिंग, या कोई आइडिया या कोई क्वालिटी, इन सभी को नाम देना ज़रूरी होता है। क्योंकि हम अगर किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में जब तक उसका नाम नहीं रखते हैं तब तक हम उसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को के नाम को ही नाउन कहा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि भाई इंग्लिश में हमारा है क्या क्या चीज़ें, मतलब कि यह नाम है किस किस चीज़ का, पर्सन का, थिंग का, प्लेस का, या आइडिया का, या क्वालिटी का। इन सभी का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे कि हम नाम में ले लेते हैं सजीव में, जैसे राम नाम हो गया। निर्जीव में हम देख सकते हैं एक वस्तु है हमारी टेबल, ये थिंग में आ गई। दिल्ली जो है एक प्लेस का नाम हो गया। ऐसे ही हम आइडिया में ले सकते हैं, जैसे थेफ्ट है यानी चोरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब क्वालिटी में आ जाएगा। ब्यूटी, सीनरी, ये सब क्या है, ये सब सीनरी मतलब एक सुंदर दृश्य, और ब्यूटी मतलब सुंदरता, ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्वालिटी हैं, या हम इनको आइडिया मान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे, ये किसी ना किसी चीज़ को नाम दे रहे हैं। तो इन्हीं नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब ये तो हुए एक वर्ड है। हमने क्या पढ़ा कि नाउन एक वर्ड है जो कि किसी पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया या क्वालिटी, ये क्वालिटी किसकी होती है, किसी व्यक्ति की, यानी पर्सन की क्वालिटी होगी, या थिंग की क्वालिटी होगी, या किसी प्लेस की क्वालिटी होगी। इन सभी का जो नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। ये नाउन हमारा एक वर्ड हो सकता है, और हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि जब एक से अधिक वर्ड नाउन का कार्य करते हैं तब हम उसे नाउन फ्रेज कहते हैं।
तो ये नाउन का कार्य जो है नाउन फ्रेज हो जाएगा जब एक से अधिक वर्ड मिल करके नाउन का कार्य करेंगे। और हमने पिछले क्लासेस में कई एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में देख लिया है कि हमारा नाउन जो है वो सेंटेंस में किस किस जगह पे हो सकता है। नाउन हमारा वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के सेंटेंस जो होता है दो पार्ट से मिलकर बनता है। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट का और दूसरा होता है प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट के पार्ट में कम से कम एक नाउन का आना आवश्यक होता था जो कि सब्जेक्ट वर्ड कहलाता था, और मेन रूप से मुख्य रूप से वही सब्जेक्ट वर्ड होता था, यानी सब्जेक्ट वही होता था वाक्य का, मेन सब्जेक्ट वही होता था जिसको हम सब्जेक्ट वर्ड कहते थे। और हमने देखा कि नाउन हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा था, तो नाउन हमारा ऑब्जेक्ट जगह पे हो सकता है। तो हम अब डिटेल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में देख लेते हैं कि क्या एक वर्ड के अलावा कई वर्ड भी नाउन का कार्य किस प्रकार करते हैं। और हमने यहाँ तक जाना है कि भाई इससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं पहले कि क्या होता है नाउन के साथ। हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के पार्ट में जो नाउन होता है जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं, उसके साथ में सब्जेक्ट वर्ड का ही एक पार्ट हम मानते हैं डिटर्मिनर को। डिटर्मिनर यानी कि डिटर्मिनर में तीन चीज़ हमने देखी थी जिनको हम सामान्यतः आर्टिकल के नाम से जानते हैं, जो कि होता है ए, एन और द। तीन प्रकार के हमारे आर्टिकल हैं जिनको हम जानते हैं। तो इनको हम डिटर्मिनर्स भी कह देते हैं। ये डिटर्मिनर्स क्यों कहते हैं हम इनको, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डिटर्मिन कर देते हैं, यानी ये डिटर्मिन वर्ब से बने हुए हैं। डिटर्मिनर्स जो डिटर्मिन वर्ब से बना हुआ है जिसका मतलब है निर्धारित करना, निश्चित करना, यानी ये जिस सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होते हैं ये उसे निश्चित कर देते हैं या निर्धारित कर देते हैं। अभी हमारा आर्टिकल जो ए और एन लगता है ये किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है, और जो हमारा द आर्टिकल है, जो द डिटर्मिनर है, ये हमारा जो है ये किसी भी नाउन के पहले प्रयोग हो सकता है जो काउंटेबल हो, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ प्रयोग हो सकता है। और ये क्या होगा, ये काउंटेबल हो या हाँ काउंटेबल होना चाहिए यहाँ पे। और ये हमारे क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ड जो होता है, सब्जेक्ट वर्ड हमारा एक नाउन होता है, ये नाउन यानी सब्जेक्ट वर्ड का एक पार्ट रहते हैं, यानी हमें सब्जेक्ट वर्ड यानी जो हमारा नाउन है उसके साथ समानता ये आते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कोई राजा था, या कोई राजा था, कोई का सेंस लेने के लिए तब हम इसे निश्चित नहीं करते हैं, तब हम कोई का जब सेंस देते हैं तो ये हम इसे कह सकते हैं इंडिफिनिट रूप से, मतलब उस राजा को निश्चित नहीं किया गया तो ये इंडिफिनिट होता है, इसलिए हम ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और द जो होता है, द एक डिफिनिट आर्टिकल है, यानी ये किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित करने के लिए कि हम इसी व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं, उसको निश्चित करने के लिए उस नाउन से पहले आता है। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो हमने देखा कि आर्टिकल ए और एन जो है ये इंडिफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं, और ये किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयोग होते हैं। और हमारा जो आर्टिकल द है ये डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है और किसी काउंटेबल नाउन के पहले ये प्रयोग होता है, वो प्लूरल या सिंगुलर दोनों हो सकता है। चूँकि हम इसके बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हम हर एग्जाम्पल में आर्टिकल का प्रयोग यानी सब्जेक्ट वर्ड का ये पार्ट होता है, इसलिए ये सब्जेक्ट वर्ड हमारा जो एक नाउन है उसके साथ ये समानता दिख जाएगा, ये समानता दिख जाएगा। इसीलिए हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, बाकी हम इनके बारे में डिटेल जानकारी आर्टिकल के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। अभी इतना सा हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ड का हिस्सा है, यानी उसका एक पार्ट है, यानी सब्जेक्ट वर्ड के साथ में ये सामान्यतः आते ही आते हैं। जब सिंगुलर होता है, हमारा नाउन सिंगुलर होता है, काउंटेबल होता है, तो आर्टिकल ए और एन आ जाते हैं। और जब हमारा नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर हो और उस नाउन को निश्चित करना हो कि हम इसी नाउन की बात कर रहे हैं, अन्य किसी की नहीं, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं। यानी जब उस नाउन को डेफिनेट करना होता है कि यही नाउन है, निश्चित करना होता है कि हम इसी की बात कर रहे हैं, तब हम उसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, द लेग ऑफ द टेबल इज वेरी स्ट्रांग। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि द लेग ऑफ द टेबल इज वेरी स्ट्रांग का मतलब हुआ कि
उस टेबल, देखिए हम यहाँ पे टेबल के पहले द लगाया हमने, तो हम किसी एक निश्चित टेबल की बात कर रहे हैं। उस निश्चित टेबल को निश्चित करने के लिए हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है, और उस टेबल की लेग की बात कर रहे हैं, यानी उसी टेबल के लेग की बात कर रहे हैं। इसको भी निश्चित करने के लिए हमने आर्टिकल द लगाया हुआ है। तो इस तरीके से किसी निश्चित चीज़ को हम निश्चित करने के लिए किसी की बात की जा रही है, इसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा जो है हमने पढ़ा था, अगर हम इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में अगर हम इसे डिवाइड करें तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ तक जाता है, जहाँ से हमारा वर्ब स्टार्ट हो जाता है। हमारे फाइनाइट वर्ब जहाँ से स्टार्ट होती है उसके पहले का सारा चीज़ें जो है हमारे सब्जेक्ट का पार्ट होती हैं। तो हमने देखा यहाँ द लेग ऑफ द टेबल, ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, और इज वर्ब इज से स्टार्ट हो रहा है, इज वेरी स्ट्रांग, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया हमारा। तो सब्जेक्ट के पार्ट में हम देख रहे हैं, हमने कहा था जब एक से अधिक वर्ड जो है वो सब्जेक्ट का कार्य करने लगते हैं तो हम इसे कहते हैं, तब इसे, और ये मतलब एक से अधिक वर्ड अगर नाउन का कार्य करने लगेंगे, और नाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर ये नाउन का कार्य करते हैं तो हम इसे नाउन फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 5 वर्ड जो है हमारे द लेग ऑफ द टेबल, ये हमारे नाउन फ्रेज का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें से हमारा मेन जो नाउन है जिसकी यहाँ बात की जा रही है वो है लेग, यानी टेबल का लेग, यानी लेग की बात है। लेग हमारा यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ड है जो कि एक नाउन है यहाँ पे। इस तरीके से हमने देखा कई वर्ड मिल करके सब्जेक्ट का कार्य कर सकते हैं, और ये क्या है, तब इनको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इज वेरी स्ट्रांग हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, जिसमें हम देख रहे हैं इज हमारी एक वर्ब है। इज वर्ब जो हमारी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, चूँकि ये ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है, जबकि हम देख रहे हैं इसकी इस वर्ब के बाद भी दो वर्ड और आए हुए हैं। तो 2 वर्ड वो जो हैं वो हमारे किसके, सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। तो उसमें से स्ट्रांग एडजेक्टिव हो गया, चूँकि वो नाउन के बारे में जो बताता है एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बारे में वेरी बता रहा है तो ये एडवर्ब हो गया। जो एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देता है वो एडवर्ब हो जाता है। तो वेरी हमारा यहाँ एडवर्ब है और स्ट्रांग हमारा एडजेक्टिव है, और इसे हम कह सकते हैं क्या, इसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में डिटेल जानकारी दे रहा है। तो इस तरीके से हमने इस सेंटेंस का डिटेल्ड एनालिसिस किया, तो हमें ये पता चला कि सब्जेक्ट के पार्ट में नाउन तो होगा ही, नाउन एक वर्ड का भी हो सकता है, अगर एक वर्ड से अधिक, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट एक वर्ड का हो सकता है, और एक वर्ड से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। अगर एक से अधिक वर्ड मिल करके नाउन का कार्य कर रहे हैं तो वो नाउन फ्रेज कहलाता है। हमने इसी से मैच करने के लिए कि कैसा हो सकता है ये, इसके नीचे हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें द टेबल, देखिए टेबल के साथ में हमने बताया कि द ए एन जो है ये हम नाउन का पार्ट यानी सब्जेक्ट वर्ड का पार्ट ही मानेंगे। तो टेबल के साथ द जो आया हुआ है तो सामान्यतः ये आएगा तो हम आर्टिकल को सब्जेक्ट यानी नाउन के रूप में ही लिख चलते हैं कि नाउन का पार्ट है ये, सब्जेक्ट का पार्ट है ये, तो हम इसको ऐसे लिख चलेंगे। तो हमारे यहाँ पे देख रहे हैं हम एक वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, इस हिसाब से हमारा एक वर्ड ही एक सब्जेक्ट हो रहा है जो कि एक नाउन है, और बाकी हमारा प्रेडिकेट सब पार्ट हो जा रहा है इज वेरी स्ट्रांग। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक वर्ड जैसा था वहाँ पे 5 वर्ड हमारा नाउन का सब्जेक्ट का कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से हमने देखा, ये सब्जेक्ट के हिस्से में देखा कि एक वर्ड की बजाय कई वर्ड आए। अब हम दूसरे एग्जाम्पल में जब देखते हैं तो दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं द बॉय वांट्स अ बुक। पहले ये जो हमने पहला वाक्य लिखा द बॉय वांट्स अ बुक में देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने बुक, जो बुक जो कि एक नाउन है, बुक एक नाउन है, इसका प्रयोग किया है। जबकि उसी को हम अगर ऐसा कहें द बॉय वांट्स टू गो होम, तो 3 वर्ड मिल करके नाउन का कार्य कर रहे हैं। टू गो होम का मतलब है घर जाना, घर जाना यानी कि घर जाने के जो प्रोसेस है उसको नाम दिया गया। यहाँ इन्फिनिटिव हमारा नाउन के जैसा कार्य कर रहा है, हम कहेंगे वह लड़का घर जाना चाहता है। तो यहाँ पे जैसे एक वर्ड काम कर रहा था ऑब्जेक्ट का, जबकि यहाँ पे 3 वर्ड मिल करके ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे ये भी नाउन का कार्य कर रहे हैं तीनों मिल करके, तो हम इसे नाउन फ्रेज कहेंगे। इसका मतलब हुआ हमारा नाउन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इसी तरीके से हम अगला वाक्य देखते हैं। तो अगले वाक्य में हम देख रहे हैं कि आई एक्सपेक्ट अ प्राइज़, यानी मैंने एक प्राइज़ की उम्मीद की है।
मतलब उम्मीद करता हूँ, मैं एक प्राइज़ की उम्मीद करता हूँ। तो इसी वाक्य को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज़। तो यहाँ पे पहले वाक्य में जो हमारा एक वर्ड काम कर रहा है, प्राइज़ जो है जो काम कर दे रहा है, उसी दूसरे वाक्य में जो हमने नीचे लिखा है उसमें जो है हमारा ये दैट आई शैल गेट अ प्राइज, इतने वर्ड मिल करके वो कार्य कर रहे हैं। तो भाई नाउन का कार्य ये इतने वर्ड मिल करके कार्य कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे तो हम नाउन फ्रेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं उसको क्लाज कहने लगते हैं जब उसमें सब्जेक्ट, उसके पास सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब खुद की आ जाती है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्लाज कहने लगते हैं। जबकि यहाँ पे ये क्लाज नाउन का कार्य कर रहा है, क्योंकि देखिए प्राइस को रिप्लेस करके ये पूरा आ रहा है, तो यानी ये नाउन की जगह पे आया हुआ है। तो नाउन की जगह पे अगर आ जाता है तो इसे हम क्लाज कहेंगे। एक तो क्लाज हुआ और नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए नाउन क्लाज हो गया। अच्छा, हम नाउन क्लाज को, पहली बात हम क्लाज को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि जब कोई क्लाज हमारा होगा तो उस क्लाज के पहले एक हमारा कंजंक्शन ज़रूर होता है, उसके पहले एक कंजंक्शन ज़रूर होता है। और वो नाउन का कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमने इससे भी जाना था कि हम अपने ऑब्जेक्ट से जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब के ठीक बाद अगर नाउन प्रयोग हो रहा है तो वो उस वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये भी हमने देखा था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो वर्ब है, हमारी जो यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब है हमारी एक्सपेक्ट। और ये अगर मैं इतना कहूँ मैंने उम्मीद किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ, तो एक्सपेक्ट से अगर मैं पूछता हूँ क्या उम्मीद करता हूँ, तो आंसर आता है एक पुरस्कार पाने की उम्मीद करता हूँ, एक उस पुरस्कार पाऊंगा ये उम्मीद करता हूँ। तो ये क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारा। तो पूरा का पूरा क्लास हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, और हमारा ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्लास क्या है, नाउन क्लास हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो क्लाज है वो भी नाउन का कार्य कर सकता है। यानी हमारा क्लाज, हम कुल मिला के कह सकते हैं हमारा जो क्लाज है, नाउन क्लाज जो है वो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसा कि हम अगले वाक्य में देख लेते हैं। इस वाक्य में तो हमारा तीसरे एग्जाम्पल में हमारा ये नाउन क्लाज ऑब्जेक्ट की जैसा कार्य कर रहा है। चौथा एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें हम देख रहे हैं द बॉय इज़ वेरी स्ट्रेंज, यानी कि लड़का बहुत ही विचित्र है, वह लड़का बहुत ही विचित्र है। इस द बॉय को रिप्लेस करके हमने एक क्लाज का प्रयोग किया, दैट यू शुड से दिस, यानी कि तुम यह कहोगे, कि तुम यह कहोगे इज वेरी स्ट्रेंज, यानी यह बहुत क्या विचित्र है। मैं कि इस वाक्य का मतलब है कि तुम यह कहोगे यह बहुत विचित्र है। ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये पहला क्लाज ही है, इसके बाद इज वर्ब जो हमारी है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके पहले की जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा एक क्लाज का निर्माण कर रहा है। अच्छा, हमें यहाँ पे इस वाक्य में अगर आप निर्धारित करने चलेंगे तो हो सकता है आप इसको सही से क्लाज का निर्धारण न कर पाएँ, क्योंकि आप जैसे ही चलेंगे दैट से, दैट यू शुड से, तो आप एक जैसे ही वर्ब देखेंगे से, शुड से, तो आप कहेंगे यही हमारी फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इज भी एक हमारी वर्ब है। तो हमने ये कहा था कि भाई अगर एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आ जाती हैं तो हमारी जो पहली वर्ब होती है वो फाइनाइट वर्ब हो जाती है, और दूसरी जो होती है वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, या तो इन्फिनिटिव होती हैं या जिरंड होती हैं, जबकि यहाँ पे हमारी ये फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव या जिरंड के रूप में नहीं आई हुई है। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी दूसरी वर्ब है उसे हम फाइनाइट वर्ब समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो पहली वर्ब है वो भी फाइनाइट वर्ब है, लेकिन तब हम यहाँ एक क्लाज की संभावना को तलाशेंगे और क्लाज देखेंगे कि भाई क्लाज के पहले, क्लाज को निर्धारित करने के लिए क्लाज के पहले हमारा एक कंजंक्शन ज़रूर होता है। तो अगर कंजंक्शन दिख जाता है तो पहला क्लाज को पहचानने का यही तरीका है कि भाई दैट यू शुड से दिस, ये हमारा एक कंजंक्शन लेके आ रहा है। तो यहाँ तक इसका ये यू शुड से दिस, यहाँ तक हमारा एक क्लाज हो जाएगा। उसके बाद जहाँ से वर्ब शुरू हो रही है, जहाँ से इज वर्ब शुरू हो रही है, उसके ये पहले पूरी क्लाज जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगी, और सब्जेक्ट बन जाएगी। इस तरीके से ये पूरी क्लाज हमारी सब्जेक्ट बन जा रही है, और इस सब्जेक्ट के इसके अकॉर्डिंग
हम क्या कर रहे हैं, इज वर्ब लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट इतना हो गया, इज वेरी स्ट्रेंज ये, और जो है दैट यू शुड से दिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमको मुश्किल तभी हो जाती है सामान्यतः जब हमारा सब्जेक्ट एक वर्ड हो, यानी हमारा एक नाउन प्रयोग हो, एक जो कि एक ही वर्ड का हो, तब हर कोई पहचान लेता है कि ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर एक ही वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है तो हर कोई पहचान लेता है कि ये वर्ब के बाद आया है, ये ऑब्जेक्ट है। हमें समस्या तो तब क्रिएट होती है जब हमारा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ड काम करने लगता है सब्जेक्ट का। तब हमने कहा कि अगर वो एक से ज़्यादा वर्ड नाउन का कार्य करने लगे, यानी सब्जेक्ट का कार्य करने लगे, तो वो अगर उस एक से ज़्यादा वर्ड है, लेकिन उन सभी वर्डों में हम देखेंगे कि भाई एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर में नहीं बन रहा है। यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर का मतलब है उसका एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। अगर उसमें ये चीज़ें नहीं हैं तो क्लाज तो हो नहीं सकती। तब वो क्या होगा, वो अगर नाउन का कार्य कर रहा है तो नाउन फ्रेज हो जाएगा, और अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो हमारा हो जाएगा, वो क्लाज हो जाएगी और वो नाउन का कार्य करेगी। कुल मिला के इन एग्जाम्पल के माध्यम से हमें ये समझ में आया कि हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, वो कोई नाउन हो सकता है या नाउन फ्रेज हो सकता है या नाउन क्लाज हो सकता है। तो हमें यही अगर समझ में आ जाए, हम ये अलग करना सीख लें कि एक से अधिक वर्ड भी हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो हम इंग्लिश में सेंटेंस का जो मीनिंग है वो आसानी से निकाल पाएंगे। तो हमें यही इसे कहते हैं पार्सिंग करना। हम पार्सिंग करना यही सीख लेंगे तो हमें भली बात जो है इसकी जानकारी हो जाएगी। और कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, और भी नाउन का कार्य और कौन सी चीज़ें कर सकती हैं। तो हमने देखा था, इस एग्जांपल में देखते हैं, पांचवें एग्जांपल में सी वांट्स टू स्टडी इंग्लिश। इस एग्जांपल में है कि सी हमारा सब्जेक्ट है और वांट्स जो है सी के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये हमारी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। सी के अकॉर्डिंग ये इसमें यस लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में। तो सी वांट्स टू स्टडी इंग्लिश। अब इसी सेंटेंस में हमारा एक और वर्ब आ गया है स्टडी। तो हम जानते हैं एक ही सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब रह सकती है अगर एक क्लाज का सेंटेंस है। तो एक क्लाज का सेंटेंस में वही क्लाज हमारी प्रिंसिपल क्लाज होती है, और ऐसा सेंटेंस जो बनता है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, हमने पहले ही जाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर एक फाइनाइट वर्ब आ गई है क्लाज में तो दूसरी फाइनाइट वर्ब नहीं आ सकती है, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में आती है, जो कि या तो क्या होगी, या जिरंड रूप में होगी या इन्फिनिटिव रूप में होगी। तो ये इन्फिनिटिव रूप में है, जो कि इन्फिनिटिव कैसा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग कर दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं टू स्टडी हमारा एक इन्फिनिटिव रूप है। और हमने ये भी जाना था अगर इन्फिनिटिव वाली जो वर्ब है हमारी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन भी मांगती है। तो यहाँ इंग्लिश इस इन्फिनिटिव वाली जो वर्ब है हमारी, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, इसका जो है ऑब्जेक्ट हमारा हो रहा है इंग्लिश। तो लेकिन यहाँ पे ये जो वांट्स है हमारी, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट मांग रही है और इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव रूप में है। ये पूरा टू स्टडी इंग्लिश पूरा जो हमारा एक नाउन का कार्य कर रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट एक नाउन ही हो सकता है। ये नाउन का कार्य कर रहा है, यानी यह नाउन का इन्फिनिटिव रूप है। इन्फिनिटिव रूप है यानी नाउन हमारा इन्फिनिटिव रूप में भी हो सकता है। तो ये हमने देखा कि ये अभी इस जगह हम देख रहे हैं इन्फिनिटिव हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट का पार्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट भी हमारा एक नाउन ही होता है या प्रोनाउन होता है। तो हमने देखा इस नाउन की जगह पे इन्फिनिटिव कार्य कर रहा है। दूसरे वाक्य में हम आते हैं तो हम देखते हैं टू इर इज ह्यूमन, यानी कि पहले वाक्य का अर्थ था सी वांट्स, यानी वह चाहती है इंग्लिश पढ़ना, यानी इंग्लिश का अध्ययन करना, वह इंग्लिश का अध्ययन करना चाहती है। अच्छा, जब हम इसको पढ़ते हैं इन्फिनिटिव वाला पढ़ते हैं तो इसमें ना करके पढ़ते हैं, ना ने नी करके पढ़ते हैं, यानी जैसे इंग्लिश पढ़ना, इसको हम कहेंगे इंग्लिश का अध्ययन करना। ये हुआ हमारा नाउन के रूप में, ऐसे पढ़ेंगे वह इंग्लिश अध्ययन करना चाहती है। दूसरे वाक्य कर देखते हैं हम, तो टू इर इज ह्यूमन, यानी टू इर, यहाँ पे भी देखिए इर एक वर्ब है और टू इसके पहले लगा हुआ है, तो ये इन्फिनिटिव हो गया। और ये हम जानते हैं इन्फिनिटिव जो है हमारा, इन्फिनिटिव ये नाउन का कार्य कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं सब्जेक्ट हमारा एक नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें इज के पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो ये पूरा हमारा इन्फिनिटिव रूप जो है ये हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है।
तो हमारी यहाँ पे वर्ब स्टार्ट हो गई थी, प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। इज ह्यूमन जो है ये एडजेक्टिव है, जो कि ये क्या बता रहा है, गलती करना ये क्या है, मानवीय है। मानवीय मतलब मानव का गुण है। जो ह्यूमन यहाँ पे यानी ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, जो कि गलती करने के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो इन्फिनिटिव वाला जो नाउन है, मतलब नाउन हमारा इन्फिनिटिव रूप में भी हो सकता है, और ये सब जब भाई ये नाउन का कार्य कर सकता है तो सब्जेक्ट जगह हो सकता है, ऑब्जेक्ट जगह हो सकता है। एक एग्जांपल और है, ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है, जैसे दे वांट टू लर्न, यानी वे सीखना चाहते थे। यहाँ टू लर्न हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे पहला एग्जाम्पल था वैसे ठीक ही एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं हमारा जो हमने पढ़ा था जिरंड रूप क्या होता है। वर्ब का जिरंड रूप होता है जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, ये भी नाउन का कार्य करता है। तो हम जब 6 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हमारा वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। यहाँ इज हमारी इज स्टार्ट हो गई, इज से वर्ब स्टार्ट हो गई, यानी ये इज अ गुड हैबिट ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। और इसके पहले का जो पार्ट वॉकिंग है तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो सकता है, हम जानते हैं। तो नाउन हो सकता है, तो यानी ये नाउन का कार्य कर रहा है, यानी हमारा वर्ब का जिरंड जो रूप होता है ये भी नाउन का कार्य कर सकता है। तो वॉकिंग मतलब हो गया क्या, वॉकिंग मतलब होता है पैदल चलना, ये हम कह लें पैदल चलना या टहलना कह लें। इज अ गुड हैबिट। अब हम यहाँ देख रहे हैं प्रेडिकेट के पार्ट में इज जो है हमारी ये इंट्रांजिटिव वर्ब जैसा कार्य कर रही है, चूँकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जो ये चीज़ें आ रही हैं, नाउन तो आया हुआ है हैबिट, लेकिन ये क्या है, ये वॉकिंग के बारे में जानकारी देने के लिए आ रहा है, अ गुड हैबिट। तो ये क्या है, ये तीनों वर्ड हम इसको कह सकते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। इस तरीके से हमने देखा कि वॉकिंग जो है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, और ये जिरंड के रूप है, वर्ब का जिरंडियल रूप है। और दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कि ड्राइविंग भी हमारा जिरंड के रूप में प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमें एक नाउन चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये हमारा जिरंड जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा नाउन का कार्य करता है। यहाँ पे ही लर्नड ड्राइविंग ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है। अगले वाक्य में हम देख लेते हैं कि भाई हमारा जो जिरंड होता है, जिरंड अगर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो भी ऑब्जेक्ट मांगता है। तो यहाँ पे ये हमने देखा जो जिरंड में जो वर्ब यूज हुई है तीसरे वाक्य में वाचिंग, वाचिंग जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है। तो इसको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, टेलीविज़न दिया गया है। तो हमने देखा आई लाइक वाचिंग टेलीविज़न, यानी मैं टेलीविज़न देखना पसंद करता हूँ यहाँ पे। तो हमने देखा कि भाई हमारे एक ही अगले वाक्य में देखते हैं, हमने ये सारे रूप देख लिए। अगला रूप देखते हैं कि भाई ही इज़ एन इंजीनियर। तो यहाँ पे एन इंजीनियर जो है ये क्या है, यानी इंजीनियर एक नाउन है जो कि राम के बारे में बता रहा है। ये हमारा क्या है, इसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते थे। और दे मेड राम कैप्टन, इसमें हम देख रहे हैं कि भाई दे सब्जेक्ट है, मेड मेन वर्ब है यहाँ पे यानी फाइनाइट वर्ब है, राम ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की पूरी जानकारी देने के लिए कैप्टन आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कैप्टन आ रहा है जो कि एक नाउन है। तो हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट की पूरी जानकारी दे रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले ही बहुत ही डिटेल में बात कर रखी है। हम यहाँ पे ये जान रहे हैं कि भाई ये नाउन, देखिए हमने आपको बताया था ना कि नाउन का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है। हमने देखा कि भाई सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, कंप्लीमेंट के रूप में हो सकता है, यानी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की जगह पे नाउन का प्रयोग हो सकता है। हमें यही जानना है कि सेंटेंस का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। हम यही जान लें कि कौन, यानी नाउन किस जगह पर रहता है, प्रोनाउन किस जगह पर रह सकता है, यानी हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, ये अगर इनको प्रयोग किया जाए तो ये किस क्रम में प्रयोग होंगे, किसके बाद कौन होगा, और कौन सब्जेक्ट हो सकता है, कौन ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब किसके आधार पे निर्धारित की जाती है, प्रीपोजिशन कैसे होता है, इन सब का क्रम क्या होता है। एक सेंटेंस में अगर इनमें से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनका क्या क्रम है, अगर वो एक निश्चित क्रम में रखे गए हैं तो हमारा क्या होता है, एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है, जिससे हमारा एक अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। बस हमें यही देखना है, तो इसलिए हमें इन्हीं पहचानना जो है अति आवश्यक है। तो हमने इस सेंटेंस अभी तक हमने जो देखा कि नाउन के अलग अलग रूप देख लिए हमने। नाउन अकेला एक वर्ड का हो सकता है, हमने देखा, या नाउन हमारा जो है अगर एक वर्ड से अधिक का हो रहा है
तो उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। लेकिन नाउन फ्रेज तभी कहेंगे जब उस एक से अधिक वर्ड तो हो रहा है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 वर्ड मिल करके एक नाउन का कार्य कर रहे हैं। अगर इन 4 वर्डों में जो है इनका खुद का सब्जेक्ट हो जाए और खुद का एक फाइनाइट वर्ब हो जाए, तो ये जो 4-5 वर्ड से जो हमने नाउन निर्धारित कर रहे हैं ये एक क्लास हो जाएगा। इसे हम नाउन क्लास का नाम देने लेंगे चूँकि ये नाउन का कार्य करेगा। लेकिन अगर इसमें सब्जेक्ट, इसका खुद का सब्जेक्ट, खुद का जो है फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, तब तक हम इसे क्या कहेंगे, तब तक इसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। इसका मतलब अब हमें यहाँ से ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन हो सकता है जब एक वर्ड का होगा, या सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड से अधिक का हो सकता है, तब वो क्या होगा, तब वो नाउन फ्रेज होगा। और अगर उस नाउन फ्रेज जो हम कह रहे हैं एक से अधिक वर्डों का, उसमें अगर उसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब आ जाए तो वो एक नाउन क्लॉज हो जाएगा। और हो सकता है वर्ब, अगर उस सब्जेक्ट के पार्ट में वर्ब आ रही है एक, तो वो वर्ब या तो इन्फिनिटिव रूप में होगी, इन्फिनिटिव रूप मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। और अगर सब्जेक्ट की जगह पे हमारा एक जिरंड आ जाता है, जिरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, एक जिरंड हो सकता है। इसका मतलब नाउन का कार्य करने वाले जो हमें चीज़ें पता चली वो हैं एक नाउन एक वर्ड का, या जो है क्या होगा, या एक से अधिक वर्डों का नाउन फ्रेज हो सकता है, या क्या हुआ, या एक नाउन क्लॉज हो सकती है, या क्या हो सकता है, या इन्फिनिटिव हो सकता है जो कि एक वर्ब का रूप है, या एक जिरंड हो सकता है। ये 5 चीज़ें हमारी नाउन के रूप में कार्य कर सकती हैं। और हमारा नाउन कहाँ कहाँ पर हो सकता है, नाउन हमारा ऑब्जेक्ट जगह पर हो सकता है, सब्जेक्ट जगह पर हो सकता है, और कंप्लीमेंट के रूप में हो सकता है, दोनों कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की जगह पे हमारा नाउन हो सकता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि हमारा नाउन एक तो कहाँ कहाँ हो सकता है, दूसरा नंबर नाउन के क्या क्या रूप हो सकते हैं। और हमेशा जो सेंटेंस बनाया जाता है वो नाउन के आधार पे ही बनाया जाता है। भाई नाउन ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वो उसी के अनुसार जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सामान्यतः अगर एक वर्ड का नाउन होता है तो उसे हम पहचान लेते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक वर्ड आ जाए वो नाउन का कार्य करने लगे, तब भी हम कुछ हद तक फिर भी पहचान लेते हैं। लेकिन यदि वो एक कंप्लीट एक सेंटेंस बन जाए, यानी कि एक क्लास बन जाए, यानी हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक नाउन क्लास काम करने लगे सब्जेक्ट का, तब पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको पहचानना डिटेल में ऐसे ही एग्जाम्पल के माध्यम से जानते रहेंगे तो हम इनके बारे में डिटेल में जान पाएंगे। अगले क्लास में हम जानेंगे नाउन के काइंड्स के बारे में। नाउन के काइंड्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम, कि इसके नाम 5 प्रकार के नाउन होते हैं। 5 प्रकार के: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इनके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे कि इनके प्रकार, ये 5 प्रकार के क्यों होते हैं और इनके 5 प्रकार किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं।